आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका बेसिक प्रोसेस पढ़ लिया था। इसमें हम इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे कि हम बायोटेक को कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हमें ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक माइक्रोब और ट्रांसजेनिक एनिमल्स की प्रोडक्शन करनी है, और इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं एंड में दिए हुए एथिकल इश्यूज़, वो हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आता है, पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को मैं बीटी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन से हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के सक्सेस को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला रिसर्च एरिया क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि हमें कोई बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या हो सकता है? कोई इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या फिर उसका कोई पार्ट हो सकता है, जैसे कि प्योर एंजाइम हो सकता है। और ज़्यादातर केसेस में बायोटेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? माइक्रोब होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स जो है दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक हैं, सिंपल है, लाइफ स्पैन छोटा है, तो बहुत कम टाइम में मिनिमल कंडीशंस पे ये बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमारा एम होता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, तो ज़्यादातर केसेस में हम माइक्रोब के अंदर उस जीन को इंसर्ट कराते हैं ताकि हमें वो प्रोडक्ट कम टाइम में ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाए। प्लांट को और एनिमल को एज ए होस्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना हो, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना हो, या ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो सिर्फ उन्हीं में प्रोड्यूस हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में हम एक माइक्रोब ही यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हो, या फिर उससे आइसोलेट करें हम कोई प्योर एंजाइम जो किसी भी प्रोसेस को कैटलाइज कर सके। प्योर एंजाइम का मतलब क्या है? हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये एंजाइम हमें किस लिए चाहिए? किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो इन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म और प्योर एंजाइम्स को हम क्या कह रहे हैं? बेस्ट कैटलिस्ट, मतलब जो हमारा पर्टिकुलर पर्पस हमें कैटलाइज करके देंगे, इसलिए इनको क्या कहें? बेस्ट कैटलिस्ट। तो हमें बेटर से बेटर कैटलिस्ट मिले, काफ़ी इम्प्रूव्ड कैटलिस्ट हमें मिले, तो एक तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है क्योंकि ये डायरेक्टली बायोटेक की सक्सेस को डिसाइड करता है। दूसरा, बेस्ट कैटलिस्ट हमारे पास मिल गया। सेकंड कंडीशन क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू engineering for a catalyst to act, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रॉपरली हैंडल कर पाए, उसके लिए फैसिलिटेट कर पाए, उसको फैसिलिटी दे पाए ताकि ये ऑप्टिमली ग्रो करे। तो हमें यहाँ पे किसको ग्रो कराना है? अपने कैटलिस्ट को ग्रो कराना है, क्योंकि यही हमें प्रोडक्ट देगा, यही जो पर्पज़ हम चाहते हैं उसको पूरा करके देगा। तो हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इंजीनियरिंग की हेल्प से इस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। जैसे हमने कहा माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए लार्ज स्केल में हम बायोरिएक्टर्स को यूज़ करते हैं।
अब बायो रिएक्टर सिर्फ वेसल थोड़ी ना है बेटा, उसमें टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, पीएच भी रेगुलेट होता है, ठीक है, एरेशन भी किया जाता है, प्रॉपर मिक्सिंग भी की जाती है। तो हम इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या करते हैं, उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड हमारा रिसर्च एरियाज क्या है कि किसी भी कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए हम ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट कर सकें। तो उस इंजीनियरिंग ब्रांच में भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तीसरा क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज to purify the protein or organic compounds। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं भैया, हमने एक बेस्ट कैटलिस्ट को ऑब्टेन कर लिया, उसको एक्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस बना दी, लेकिन उस कैटलिस्ट से हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारा जो होस्ट होता है या जो भी टारगेट ऑर्गेनिज्म होता है वो तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उससे हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, उससे आइसोलेट नहीं कर पा रहे, या उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है आइसोलेशन के दौरान। तो दैट मीन्स हमें किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि जो भी प्रोटीन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट जो इन ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होता है उसको हम प्योरीफाई कर ले, क्या कर ले, प्योरीफाई कर ले। तो दीज आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है। अब इस चैप्टर के नाम के ऊपर हम फोकस करते हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब हम इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, किस किस फील्ड में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे। ये है हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि मेनली बायोटेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, इट डील्स विद द industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using जेनेटिकली मॉडिफाइड को मैं GM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, माइक्रोब, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि बायोटेक्नोलॉजी में जो भी काम हम करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हैं। अब क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो ह्यूमन प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, सॉरी किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर। और ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वो प्रोडक्ट भी किस में चाहिए बेटा, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हम लैब में नहीं बना सकते, उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करानी पड़ेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी किस चीज़ से डील करती है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ। हम इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन किसकी कराते हैं, या तो बायोफार्मास्यूटिकल्स की। बायोफार्मास्यूटिकल्स मीन्स
ऐसे केमिकल जो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं और उनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होती है, मेडिकल वैल्यू होती है, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कोई भी यूजफुल प्रोटीन हो सकता है, या कोई भी इंग्रेडिएंट हो सकता है, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है, या कोई भी हेल्थ टॉनिक हो सकता है, जो हम ऑब्टेन करेंगे किससे, किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब से, फंगाई से, प्लांट से, या एनिमल से। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई हुई। एक तो हम वर्ड यूज करें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंगाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स में हमने कोई ऐसा जीन एक्सप्रेस करा है जो उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है, किसी एलियन जीन को हमने इनमें एक्सप्रेस करा है। इसलिए वो एलियन जीन को हम इनमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे अप्लाई हुई है। फिर दूसरा, अब इन ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट को मैक्सिमली आइसोलेट करने के लिए हमने क्या किया है, इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कराई, और उसके लिए हम इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को हैंडल करने के लिए इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स वो फिर से क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मेनली हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किन किन फील्ड्स में आती है, तो हर वो फील्ड जो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, हर फील्ड में आपकी बायोटेक्नोलॉजी आती है। जैसे कि अगर हमें थेरापेटिक्स की प्रोडक्शन करनी है, किसकी प्रोडक्शन करनी है, थेरापेटिक्स की, तो अभी हम किसको यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को। हमें डायग्नोस्टिक करना है, डायग्नोसिस करनी है, अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं बेटा। सिम्टम्स आने से पहले हमें डायग्नोस करना है ताकि हम बॉडी को इल इफेक्ट से बचा पाए और उस डिजीज को प्रॉपरली ट्रीट कर पाए। उसके लिए ज़रूरी होता है अर्ली डायग्नोसिस करना। अर्ली डायग्नोसिस मतलब सिम्टम्स आने से पहले हम डिजीज को डायग्नोस करें। ठीक है। डायग्नोस्टिक में भी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बनाते हैं, किस लिए, फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो पहली बात तो हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी क्रॉप प्रोडक्शन की, और क्वांटिटी तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होती है जब तक हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को इम्प्रूव ना करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनानी पड़ेंगी ताकि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में उनको यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो हम प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, उनको बनाने में भी हम किसको यूज़ कर रहे हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एक आता है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन ये क्या होता है बेटा, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनसे कोई भी फूड आइटम या कोई भी मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं, तो वो किसके थ्रू आता है बेटा, मोस्टली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी होता है बेटा वो मोस्टली शिप के थ्रू होता है। तो मान लो किसी ऑयल को, ऑयल जैसे हमारा बाहर से आता है मोस्टली, तो ऑयल हम लेके आ रहे हैं, लेकिन मान लो कि जो शिप आ रहा है उसमें लीकेज होगी और वो ऑयल किसके ऊपर स्प्रेड हो गया, पानी के ऊपर स्प्रेड हो गया। अब पानी के ऊपर ऑयल स्प्रेड होने से क्या प्रॉब्लम आई, एक तो ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं की, क्या डिफ्यूज नहीं की, ऑक्सीजन। तो जितने भी एक्वाटिक फ्लोरा एंड फौना है उनकी डेथ होनी स्टार्ट होगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उस ऑयल को डिग्रेड करें। तो उसको डिग्रेड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन जो हम कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन। अब क्योंकि पॉल्यूशन था, पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए हमने माइक्रोब को यूज़ किया। किसको यूज़ किया, माइक्रोब। तो ये क्या आ गई, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब यूज़ कर रहे हो तो मॉडर्न बायोटेक आ गई। और सिर्फ नेचुरल माइक्रोब की कैपेबिलिटी को हम ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या आ गया, ट्रेडिशनल बायोटेक। हमने उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ किया तो वो ट्रेडिशनल बायोटेक आ जाएगी। इसी तरीके से वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी।
नॉर्मली भी वेस्ट डिग्रेड हो जाता है, लेकिन हम एक प्लान्ड तरीके से उनको डिग्रेड कराना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कराना चाह रहे हैं? प्लान्ड तरीके से उसको डिग्रेड कराना चाह रहे हैं। तो उस केस में हमें माइक्रोब्स को यूज़ करना पड़ेगा वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो वो भी किसके अंडर आ जाता है? आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है एनर्जी प्रोडक्शन। किस में आता है बेटा? एनर्जी प्रोडक्शन। हमें एनर्जी को प्रोड्यूस कराना है, कोई एनर्जी प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिल जाए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे वो फील्ड्स हैं जिन जिन जगह पे हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हर वो फील्ड जो ह्यूमन से रिलेटेड है। अब आप कहोगे कि मैम पोल्यूशन को ट्रीट कर रहे हैं तो वो ह्यूमन से कैसे रिलेटेड है? भाई हम पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, किस लिए? अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि पोल्यूशन हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम अपने बेनिफिट के लिए उसको क्या करना चाह रहे हैं बेटा? हम उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सारे फील्ड्स किस में आ जाएंगे बेटा? आपके आएंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में। ठीक है, अब बेटा इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है? इसमें आपकी 3 चीज़ें दी हुई हैं मेनली: बीटी कॉटन, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड गोल्डन राइस एंड एक्सरसाइज में दिया हुआ है। सेकंड पार्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन ह्यूमन इंसुलिन बनाने में, और एक एडीए जीन थेरेपी में। ये 2 पार्ट है इसमें। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है बेटा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना। ठीक है, और चौथा पार्ट आता है एथिकल इश्यूज, और एक बायोटेक्नोलॉजी का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या रोल है। तो ये हम 4-5 पार्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो बेटा एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों लेके आए? क्योंकि हमें फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना था। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने क्या चीज़ देखी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड डिमांड बढ़ रही थी। अब फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अब इनिशियली हमारे सामने 3 ऑप्शन थे फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के। कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन जो हमने चूज किया वो क्या था? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कि हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को फॉलो कर ले। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कि हम पेस्टिसाइड डालें, इंसेक्टिसाइड डालें, विडीसाइड डालें, इन केमिकल्स को हम अप्लाई करें ताकि उनके ऊपर वीड का और पेस्ट का अटैक ना हो। अब क्योंकि वीड और पेस्ट का अटैक नहीं होगा तो बहुत सारी प्रोडक्टिविटी तो हमारे इन्हीं के अटैक की वजह से कम हो रही थी, तो वो प्रोडक्टिविटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, केमिकल्स है, लॉन्ग टर्म में इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमें ये मेथड ज़्यादा सुटेबल नहीं लगा क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक आने लगी। तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या आया कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज़ करें। किसको यूज़ करें? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज़ करें। अब ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब है कि हम फर्टिलाइज़र की जगह पे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स की जगह पे बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड की जगह पे बायो इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें। ठीक है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम प्रोडक्ट को यूज़ करें। इससे क्या बेनिफिट हुआ? जो पर्पज़ हमारा एग्रोकेमिकल्स पूरा कर रहे थे वो काम हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी पूरा हो जाएगा। ऊपर से जो साइड इफ़ेक्ट इन केमिकल्स के आ रहे थे वो साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। तो कुछ हद तक इसने हमारी प्रॉब्लम को सोल्व किया, लेकिन ग्रोइंग डिमांड तो अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी।
तो फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आया कि हम क्या करें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को यूज करें। इसका मतलब क्या है कि हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज करें। ठीक है, तो ये मेथड की हेल्प से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। देर आर द 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम यूज़ करें, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यूज़ करें, और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हम यूज़ करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा इससे आगे कि जेनेटिकली बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर हम क्यों आए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू बेटा, बाय।